विचारधारा हम सभी का एक है और उस विचारधारा पर हम सब लोग एक साथ खड़े हैं। मैं समझता हूं कि अब आजम साहब को बकरी चोर बना करके अगर मुकदमा दर्ज कर दिया तो हास्यास्पद बात है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी एक पैसा का चार्ज नहीं लगा उनके ऊपर इतना आरोप बड़ा लगा दिया गया। हम तो कोई चुनौती मान ही नहीं रहे हैं। कद्दावर तो वो भी है बीजेपी के। होंगे कद्दावर, काम नहीं करते हैं। सारे एजेंसी उनके पास है। साइकिल पर बम चला आता है, पुलवामा में बस उड़ा दिया जाता है, आरडीएक्स का पता नहीं चलता है कहाँ से आता है। जनता आगे आगे लड़ रही है, मैं तो पीछे पीछे हूँ। दो आरोप बहुत महत्वपूर्ण हैं, पहला सुरक्षा व्यवस्था और दूसरा खुद समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी। अपने दामन में कोई झांकता नहीं है, दूसरे पर उंगली उठाना आसान है और साथ में हम सातों जीतने जा रहे हैं। चलिए, तो साथ यहाँ जीत रहे हैं तो फिर प्रदेश में सरकार हमारी आ रही है। नमस्कार, मैं हूं हरिकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ टीवी। करीब 16 दिन से निकला हुआ राजपथ टीवी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश पहुंचा है। देवरिया, जहां से बिहार बॉर्डर लगता है, उसकी पत्थरदेवा सीट पर मैं इस समय मौजूद हूं और ब्रह्माशंकर जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं इस क्षेत्र के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बहुत सारी बातचीत करेंगे, ये भी जानेंगे कि पत्थरदेवा में इस समय गणित किस दिशा में चल रही है। जिस तरीके की गणित पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चली थी वो पूर्वांचल में पहुंच रही है या नहीं, वो मुद्दे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे वो पूर्वांचल में हैं भी या नहीं, या यहाँ पर कहानी कुछ और कह रही है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो ब्रह्माशंकर तिवारी जी को किस रूप में पहचाना जाए, जनता कैसे जानती है, खुद अपनी वानगी आप बताइए मुझे। देखिए, मैं 5 बार एमएलए रहा हूँ, 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूँ और इस विधानसभा के 2 ब्लॉक पूरी तरह से और एक ब्लॉक देसई देवरिया का जो पुराना मेरा विधानसभा था, वहाँ के लोग बखूबी मुझे जानते हैं। और जो शेष ब्लॉक जो हैं, 2 बैतालपुर ब्लॉक, गौरी बाजार ब्लॉक, अरे ये गौरी बाजार ब्लॉक में आप बैठे हैं। और अभी मैं देवरिया उपचुनाव लड़ा था तो गौरी बाजार के लोगों से भी मेरा संबंध है। क्योंकि मैं पूरे प्रदेश की राजनीति करता हूं तो मैं समझता हूं कि हमारे नाम का कहीं जानने का मोहताज नहीं हूं। हर आदमी मेरे कर्म को जानता है, क्योंकि जब सत्ता आई है समाजवादी पार्टी की, तब तक जब से मैं राजनीति कर रहा हूं, मैं उस कैबिनेट में रहा हूं और मुझे अवसर मिला है तो मैंने लोगों के सम्मान की हिफाजत किया है, क्षेत्र का विकास किया है और पढ़े लिखे नौजवानों को बिना एक चौनी खर्च किए उसको रोजी रोटी दिया है। ये हमारी अपनी पहचान है कि ये आदमी होगा तो नौजवानों को रोजी रोटी से जोड़ेगा अस्थायी रूप से बिना पैसे का। तो एक पहचान हमारी बहुत है। आज जहाँ तक है, अन्याय अत्याचार के खिलाफ मैं बहुत संघर्ष किया हूँ। यहाँ तक कि तमाम पार्टियों में रहते हुए भी, जैसे कभी जनता दल था, बाद में समाजवादी पार्टी बनी, तो जब जनता दल में था तो मैं बोट क्लब पर धरना देने से लेकर सुप्रीम कोर्ट पर प्रदर्शन करने के लिए अन्याय के खिलाफ मैं लड़ाई, बड़ी लंबी लड़ाई लड़ा हूँ और मैं हमेशा अन्याय के खिलाफ जूझता रहता हूँ। अब सत्ता रहेगी, सत्ता से मदद करूँगा, अगर विपक्ष में रहता हूँ तो विपक्ष की भूमिका को अदा करता हूँ। समाजवादी पार्टी का जो आधार रहा है वो लोहिया का आधार रहा है। पुराने नेता जो भी रहे हैं वो लोहिया की विचारधारा से बड़े ओतप्रोत रहे हैं। नए तरीके की समाजवादी पार्टी उभर रही है अखिलेश के नेतृत्व में। ये जो करंट है, जो समझ है लोहिया की, वो यहाँ के युवाओं में जो सपा की नई धारा है उसमें कैसे पहुँच रही है, कुछ इस पर चर्चा करेंगे। मैं समझता हूँ कि मैं तो जीवन में अपने बचपन से ही सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कभी बीकेडी तो कभी लोक दल तो कभी जनता पार्टी, कभी जनता दल तो कभी समाजवादी पार्टी, एक ही विचारधारा की पार्टी में आज तक रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि इंसानियत ही समाजवादी पार्टी का धर्म है और इंसान की सेवा करना ही उस अपना कर्तव्य समाजवादी पार्टी मानती है। इस वसूल को मैं समझता हूँ कि नई जनरेशन को सिखाने की ज़रूरत है।
और इसके लिए कार्यशाला समाजवादी पार्टी चलाती है, जिसमें इन लोगों का प्रशिक्षण भी किया जाता है। अब विपक्ष में रहने के बाद जब हम लोग जेल जाते हैं तो जेल में भी प्रशिक्षण शिविर लगता है। तो ये सब हम लोग प्रेम जीवन में बहुत कुछ किया है। और मैं समझता हूँ कि बच्चे, आज के भी बच्चे उस विचारधारा से निश्चित जुड़ेंगे, तभी वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अभी आज़म खान जी का एक पत्र की चर्चा आप कर रहे थे जनसभा में। आज़म खान से संबंध और संपर्क किस तरह का रहा है आपका? देखिए, आजम साहब समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, और जब से मैं राजनीति करता हूँ, माननीय मुलायम सिंह यादव जी हम लोगों के नेता हुआ करते थे, तब से आज तक उनसे हमारा घरेलू संबंध है और आत्मीय लगाव है। मेरे यहाँ शादी पड़ेगी तो वो आएंगे, उनके यहाँ कोई फंक्शन पड़ेगा तो मैं जाऊँगा। और यही नहीं, अक़लियत के जितने बड़े लीडर हैं प्रदेश के, चाहे इकबाल महमूद साहब हों या संभल के, या आपके महबूब साहब हों, वो लोग भी हमारे बेटा बेटी की शादी में, हमारे फंक्शन में आते हैं। मैं भी उनके यहाँ जाता हूँ। ये दिली रिश्ता है लोगों से, और दिल का रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होता है। विचारधारा हम सभी का एक है, और उस विचारधारा पर हम सब लोग एक साथ खड़े हैं। आज़म साहब का नाम लेते समय आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन पिछली सरकार ने कम से कम 300 साढ़े 300 केस उनके ऊपर दर्ज कर रखे हैं। उसको आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि अब आजम साहब को बकरी चोर बना करके अगर मुकदमा दर्ज कर दिया तो हास्यास्पद बात है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी एक पैसा का चार्ज नहीं लगा उनके ऊपर इतना आरोप बड़ा लगा दिया गया, तो हंसी की बात है। जो भी सुनता है हंसता है। ब्रह्मा शंकर तिवारी के सामने कितनी बड़ी चुनौती है सूर्य प्रताप शाही? हम तो कोई चुनौती मान ही नहीं रहे हैं। कद्दावर तो वो भी है बीजेपी के। होंगे कद्दावर, काम नहीं करते हैं। सत्ता पाने के बाद मद होता है, और सत्ता जब मिलती है, आम का पेड़ अगर मोड़ लग रहा है, जब फल लगेगा तो झुक जाता है। जब आदमी को ताकत मिलती है तो उसको झुक जाना चाहिए, लेकिन वो समझते हैं कि ऊपर से हम आए हैं, जनता के बीच से नहीं आए। तो जनता का सेवा करना अपना धर्म नहीं, लूटो खाओ की राजनीति में सब लोग पड़े रहे हैं। प्रदेश लूट गया, देश लूट गया, आप देख ही रहे हैं, खुद महसूस कर रहे होंगे। हर वर्ष विधायक, नेताओं और मंत्रियों पर यह आरोप बहुत सामान्य है, चर्चा में ही रहता है कि वो विधायक हो गए, मंत्री हो गए, अब आते नहीं क्षेत्र में और अब देखते नहीं। वो चाहे भाजपा रही हो चाहे सपा रही हो, जब भी सरकार बदली है या जब भी नए चुनाव आए हैं, उनमें ये आरोप सामान्य रहे हैं। आपके सामने इनका कोई उत्तर है? नहीं, हो सकता है कि इस तरह का आरोप लगते होंगे, लेकिन मेरे खिलाफ इस तरह का आरोप नहीं है। मतलब आश्वस्त हैं आप? जी, एकदम आश्वस्त है। अब मुझे थोड़ा सा चर्चा पे आने दीजिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चरण हुआ है, इन सब में शुरुआती दौर में जो सबसे बड़ी समस्या आई है वो किसानों की आई, और ख़ासकर जानवरों की, छुट्टा जानवरों की, और उसके बाद तमाम ऐसी समस्याएं जो किसानों ने देखी। ये माना गया कि किसान आंदोलन का इम्पैक्ट था, लेकिन जैसे जैसे मैं पूर्वांचल बढ़ रहा हूँ, सरयू पार करते करते ये कहानी बदलती नजर आई। आपकी नज़र में क्या है स्थिति? यहाँ महंगाई लोगों को तबाह कर दिया है। यहाँ कोई किसान नहीं है, किसान मजदूर है। किसी के पास 2 एकड़, किसी के पास आधा एकड़, किसी के पास 10 डिसमिल, किसी के पास नहीं। 5 एकड़ से ज़्यादा वाले लोग तो मिलेंगे ही नहीं यहाँ। तो यहाँ लोग अपना दिन रात खेती में काम करते हैं, और जो पैदा करते हैं उसकी लागत भी नहीं आती है। और जब बाज़ार जाते हैं तो जो पैसा लेके जाते हैं वो पॉकेट में सामान लेके चले जाते हैं। इतना महंगा चीज़ हो गया है कि इस महंगाई से लोग तबाह हैं। और जहाँ तक पशु की बात है, यहाँ भी छुट्टा सांड चढ़ रहे हैं। जोगी बाबा का ही फौज है जो किसानों को बर्बाद कर रही है। अभी मोदी जी ने थोड़े दिन पहले कहा कि साइकिल जो है उस पर बम आता था। मोदी जी लगातार गर्मी वाली बात करते हैं। चूँकि चुनावी चल रहा है प्रकरण, आप लोगों को इसका कैसे सामना करना पड़ता है और किस तरीके से आप इसको देख करके कैसे इसका उत्तर देते हैं? सारे एजेंसी उनके पास है, और साइकिल पर बम चला आता है। पुलवामा में बस उड़ा दिया जाता है, RDX का पता नहीं चलता है कहाँ से आता है। अब मोदी जी इस तरह की बात करें तो हास्यास्पद बात है। मैं समझता हूँ एक प्रधानमंत्री को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, जिनके पास सारी चीज़ें, सारी ताकतें हैं।
तो वो अपने दामन में झांकना चाहिए, कैसे चला आता है, उस कार से आता है कि साइकिल से आता है, वो इनका इंतजाम है। राह उनके पास है, एजेंसी सारी उनके पास है, और वो दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मंत्री आप रहे हैं, बजट भी आपने देखा ही है। सपा का मैनिफेस्टो बताता है कि बजट में बहुत खर्चा दिखा दिया गया है। संकल्प पत्र में ये बात है कि एमएसपी भी देंगे, आपको पेंशन भी बहाली कर देंगे, बिजली 300 यूनिट फ्री कर देंगे। ये सब आपको लगता है कि आसान है? करने के लिए जब अपना खर्चा काट के अपनी पेट काटा जाएगा तो दूसरे का पेट भरेगा। तो हम अपना पेट काटेंगे, कैसे इंतजाम करेंगे वो हमारी चीज़ है। लड़ाई का सबसे बेहतर तरीका आपने क्या चुना हुआ इस वक्त इलेक्शन के लिए? जनता आगे आगे लड़ रही है, मैं तो पीछे पीछे हूँ। मतलब ब्रह्माशंकर तिवारी लड़ाए जा रहे हैं, लड़ नहीं रहे हैं। लड़ाई नहीं, जनता लड़ रही है। जनता लड़ रही है, मतलब लड़वाए जा रहे पीछे पीछे चल रहा हूँ। जनता चूंकि महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, पुलिस उत्पीड़न से तबाह हो चुकी है, तो आगे आगे चल रही हैं। है। समाजवादी पार्टी के सामने आने वाली सरकार में अगर आती है तो सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? क्योंकि दो आरोप बहुत महत्वपूर्ण हैं, पहला सुरक्षा व्यवस्था और दूसरा खुद समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी। गुंडागर्दी तो नई समाजवादी पार्टी में है, जहाँ जो लोग ये आरोप लगाते हैं वो 99 दागी लोगों को, अपराधी लोगों को कहिए कि टिकट दे चुके हैं। अपने दामन में कोई झांकता नहीं है, दूसरे पर उंगली उठाना आसान है। बड़े हैं आप, जानकारी आपके पास बहुत होगी। देवरिया की 5 सीटों पर क्या गणित कहती है? 5 सीट नहीं है, देवरिया में 7 सीट है, और 7 में हम 7 जीतने जा रहे हैं। ये दावा भारी नहीं होता है कि 7 में 7, 300, 400 में 400? मैं समझता हूँ ये देवरिया का तो एक इतिहास है, ये देवभूमि है। चलिए, तो 7 यहाँ जीत रहे हैं तो फिर प्रदेश में सरकार हमारी आ रही है। नहीं, स्वाभाविक 400 नहीं। सरकार हमारी आ रही है। धन्यवाद, शुभकामनाओं के साथ। ये थे ब्रह्माशंकर तिवारी जी, बेबाकी से बात कह रहे हैं। भविष्य तय करेगा 10 मार्च को कि क्या होता है। चुनाव यहाँ 3 व्यवस्था किस दिशा में हो रही है, क्या हो रहा है, सपा की क्या दशा दिशा होगी, उन सब पर चर्चा हुई खोल करके। फिर मौका मिलेगा इलेक्शन के बाद, दोबारा हम आएंगे आपके पास। देखते रहिए राजपथ टीवी, सबसे पहले भारत।